अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला हम फ़र्स्ट ईयर की जो एमसीक्यूज़ हमारा जो सीरीज़ चल रही है उसी को हम डिस्कस करेंगे और हम रिव्यू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को और चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आज शुरू करेंगे। तो ये एमसीक्यूज़ जो हैं हमने लास्ट वीक जो है अपलोड की थी पहले लेक्चर। आज ये दूसरा लेक्चर है फ़र्स्ट ईयर का और इंशाअल्लाह सेकेंड ईयर के लेक्चर्स जो हैं वो भी अपलोड होंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो चलते हैं अब अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा, x इज़ इक्वल टू a इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इफ पहला जो आपको दिया हुआ ऑप्शन p ऑफ a इक्वल टू 0 दिया हुआ है। सेकेंड ऑप्शन जो है आपके पास वो x माइनस a डिवाइड्स p ऑफ x एग्जैक्टली, और c जो है x माइनस a इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, एंड डी ऑप्शन जो है आपके पास वो ऑल ऑफ दीज है। तो क्या ख्याल है, इसका क्या आंसर होना चाहिए आपके ख्याल में? तो देखिए ज़रा गौर से इसको। तो इस एमसीक्यूज़ के अंदर आपको ये दिया हुआ है कि x इक्वल टू a इस इक्वेशन का क्या है, रूट है। तो हमने आपको जो है वो सारी बातें इसके बारे में बता दी हैं, बट हमने आपको क्या नहीं बताया कि वो इस इक्वेशन का रूट है। तो ये कैसे करेंगे? देखिए, जब भी कभी जो है आपके पास कोई नंबर किसी इक्वेशन का रूट होता है तो इसका मतलब ये होगा कि उसका रिमाइंडर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो ये रिमाइंडर थ्योरम से आपने पढ़ा है ऑलरेडी 3.1 एक्सरसाइज में। तो 3.1 एक्सरसाइज में वही कहते हैं कि अगर आप इसमें a पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर तो रिमाइंडर को क्या आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए। अगर रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है इसका मतलब वो उसका रूट है, और अगर रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है तो आपके पास तीन बातें होती हैं। पहली बात तो ये होती है कि x माइनस ए जो है वो एग्जैक्टली डिवाइड करेगा p ऑफ x को, x माइनस ए जो है फैक्टर होगा, और तीसरी बात x इक्वल टू a इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन होगा। तो ये दो बातें आपको नज़र आ रही हैं। और तीसरी बात जो है, क्योंकि ये इसका रूट है लिहाजा रिमाइंडर को क्या आना चाहिए, रिमाइंडर को भी ज़ीरो आना चाहिए। तो रिमाइंडर जो है आपके पास वो भी क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो इस सवाल के अंदर आपने क्या किया, रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई किया, और रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई करने के बाद आप इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है। क्यों है? क्योंकि जो आपके पास x इक्वल टू ए इस इक्वेशन का रूट है तो रिमाइंडर ज़ीरो आएगा, x माइनस ए एग्जैक्टली डिवाइड करेगा p ऑफ x को, और x माइनस ए फैक्टर होगा p ऑफ x का। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर डी है, ऑल ऑफ दीज। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इफ़ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन, देन रिमाइंडर इज, तो रिमाइंडर क्या आएगा? अगर आप इसको जो है इस पॉलिनोमियल को एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन को डिवाइड करेंगे एक्स माइनस वन से, तो रिमाइंडर क्या आएगा आपको ये फाइंड करना है। तो आपको ये फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, इसमें रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करने के लिए आपके पास चॉइसेस जो हैं वो आंसर क्या आएगा, टू आएगा, ज़ीरो, वन एंड नन ऑफ दीज। तो इन चारों में से कोई एक आंसर है। अब ये इक्वेशन जो है इसमें आपने क्या करना है, करना ये है कि आपने x माइनस वन को इक्वल टू ज़ीरो करना है। जब आप x माइनस वन को इक्वल टू ज़ीरो करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी x की वो क्या आएगी, x इज़ इक्वल टू वन। सो x की वैल्यू क्या आ गई, वन आ गई। अब इस x की वैल्यू को वन को आप क्वेश्चन में पुट करेंगे, सो यू हैव वन क्यूब माइनस वन स्क्वायर प्लस वन एंड माइनस वन। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो इस सवाल को भी हमने रिमाइंडर थ्योरम से किया है और इसमें आंसर क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। तो आपका आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ ओमेगा इज़ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी,
देन ओमेगा टू द पावर 366, ओमेगा टू द पावर 367 इज़, यानी आपको ये मालूम करना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो पहली चॉइस जो है आपके पास वो ए है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, बी 0, सी 1 एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो अब आपने क्या करना है, आपने इसको सॉल्व करना है। तो ये सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, ओमेगा टू दी पावर 366 को ब्रेक करेंगे, ओमेगा क्यूब होल पावर 122 प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा टू दी पावर 366। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, ओमेगा क्यूब क्या हो जाएगा 1, सो 1 टू दी पावर 122। तो आपने क्या किया, ओमेगा क्यूब को ब्रेक कर लिया, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है। तो ओमेगा टू दी पावर ओमेगा अगेन दिस इज होल पावर 122, so we have 1 plus omega cube equal to 1, so we have 1 plus omega which is equal to minus omega square। तो ये आपके पास वैल्यू क्या आएगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगी। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, आपका सही आंसर है ए। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आप इसमें अपने जहन में अच्छी तरीके से बात बिठा लीजिए कि जब भी ये सवाल आए तो जो भी 3 के मल्टीपल्स हैं, फॉर एग्जांपल ओमेगा क्यूब है तो ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होगा, और अगर ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है तो ओमेगा टू दी पावर 30 भी 1 के इक्वल होगा, ओमेगा टू दी पावर 30 भी 1 के इक्वल होगा। इसी तरह ओमेगा टू दी पावर 300 भी, जितने भी 3 के मल्टीपल्स हैं वो सब के सब 1 के इक्वल होंगे। तो ओमेगा टू दी पावर 366 जो होगा वो भी 1 के इक्वल होगा, दिस शुड ऑल्सो बी इक्वल टू 1। तो इस तरीके से आप ब्रेक कर सकते हैं आराम से। अगला क्वेश्चन भी हमारा कुछ ऐसे ही है, इफ ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, then 2 times of omega to the power minus 450 plus 2 times of omega to the power minus 45 whole square is, क्या वैल्यू आएगी इसकी, इसको आपने सॉल्व करना है। पहला आंसर क्या है 116, बी आंसर क्या है 0, सी आंसर क्या है आपके पास 1/16 एंड डी इज -1। तो क्या आंसर आना चाहिए इसका आपके ख्याल में, सिंपल है बहुत। अगर आप ये वाली लॉजिक अप्लाई करेंगे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कैसे इजी क्वेश्चन है कि आपने करना क्या है, करना ये है कि 2 टू दी पावर ओमेगा, ओमेगा टू दी पावर 450 है ये, ठीक है ना। पहले तो आप काम करें 2 कॉमन ले लीजिए, तो ओमेगा टू दी पावर माइनस 450 और प्लस ओमेगा टू दी पावर माइनस 45। and this whole value is ये आ जाएगी आपके पास, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, 2 को ऐसी रखिए, जब ये जो वैल्यू आएगी आपके पास ये आएगी वैल्यू 1 एंड दिस इज ऑल्सो 1। so दिस होल वैल्यू इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज ऑल्सो 1। ये कैसे किया हमने, बहुत ही आसान सी बात है कि मैंने आपको बताया कि 3 के मल्टीपल जितने भी होंगे सबका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। सो दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू 1, दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू 1, क्योंकि 3 के टेबल में 450 भी आता है और 3 के टेबल में 45 भी आता है। तो लिहाजा ये आपके पास हो जाएगा 4 टू दी पावर -2 एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 16। ये आपके पास आंसर क्या आएगा 1/16 आंसर आएगा। सो सी आंसर है आपका। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ।
If omega and omega square are complex cube root of unity, again देन ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आनी चाहिए। अब आपके जहन में ये आंसर होगा कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा और डिवाइड बाई 2 होती है, तो वो यहाँ पे चॉइसेस में नहीं है। फिर क्या आंसर होना चाहिए। अब इन चारों में से कोई एक आंसर है, कैसे करें। देखिए अब इसको करने की टेक्निक है। इसको अगर आप वैसे देखेंगे तो ये बहुत ही अजीब सा सवाल लगेगा आपको, लेकिन बहुत सिंपल है ये। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ओमेगा क्यूब आपको मालूम है कि 1 होता है, और आपको ये मालूम है कि ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, इक्वल टू 1। सो वी want to calculate omega square, so we have omega square equal to 1 डिवाइड बाय ओमेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए आपका आंसर है। 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन ओमेगा आएगी। आपने ये बड़े सिंपल तरीके से कैलकुलेट कर लिया, मुश्किल तरीके से भी हो जाएगा, क्वेश्चन के तौर से करेंगे तो वो भी सॉल्व हो जाएगा, उस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। तो ये आसान सवाल था बेसिकली, बस थोड़ी ट्रिक थी यहाँ पे। दूसरे मेथड से करेंगे तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 6, द साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल आर 2x प्लस 1, 2x, 2x माइनस 1, देन x इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या आएगी, अब x की वैल्यू क्या आएगी, -1, 1/2, -2 और 2। तो अब आपने क्या करना है, आपके पास इस सवाल को करने के भी दो मेथड हैं। एक मेथड में आपको कैलकुलेशन करनी होगी, दूसरे मेथड में आपने क्या करना है, इसको जो है बाय ट्रिक सॉल्व करेंगे। पहले मैं आपको सिंपल मेथड आता हूँ। तो सिंपल मेथड ये है कि हाइपोटेनियस जो होगी वो हमेशा लार्जर साइड होती है। सो 2x प्लस 1 इज योर हाइपोटेनियस, राइट एंगल ट्राइंगल है, और एक साइड आपके पास 2x है, फॉर एग्जाम्पल परपेंडिकुलर जो है 2x है, और बेस जो है वो 2x माइनस 1 है। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब ये सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2x होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 होल स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके आंसर क्या आएगा, 4x स्क्वायर प्लस 4x ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया, प्लस 1 इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x एंड प्लस 1। सो 4x स्क्वायर जो है वो 4x स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 1 इज कैंसिल आउट बाय प्लस 1, सो यू हैव 4x स्क्वायर माइनस 8x equal to 0. So you have two values of x, x is equal to 0 और x is equal to 2। ये मैंने डायरेक्ट लिख दी यहाँ पे। कैसे किया है, 4x कॉमन लिया है, सो x माइनस 2 आएगा और x की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 0 आपकी चॉइसेस में नहीं है, 2 आपकी चॉइसेस में आंसर है, तो 2 आंसर हो जाएगा। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड ये है कि आप इसमें बारी बारी वैल्यूज पुट करो। -1 पुट करेंगे, जब 2x प्लस 1 होगा तो ये हो जाएगा -2 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू -1। तो ये आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इसलिए कि नेगेटिव वैल्यूज़ में आंसर आएगा ही नहीं। साइड्स की जो लेंथ होती है, बेसिकली ये साइड्स की जो लेंथ दी हुई है आपको, ये नेगेटिव नहीं आएगी, पॉजिटिव आएगी। -2 पुट करेंगे तब भी नहीं आएगी। तो 1/2 चेक कर लेते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 1/2, सो वी हैव 1 एंड 1 प्लस 1 इज़ 2। पहली साइड क्या आ गई 2, दूसरी साइड क्या आएगी 1 एंड लास्ट साइड 0। तो इसमें भी जो है आपके पास साइड की लेंथ 0 नहीं आ सकती, लिहाजा 2 1 0 पॉसिबल नहीं है।
तो नेगेटिव वैल्यूज़ भी पॉसिबल नहीं है और ये 1/2 भी पॉसिबल नहीं है। ओनली पॉसिबल आंसर जो होगा 2 होगा। अब ये कैसे होगा, 2 टू द 4 हो जाएगा जब इसको हम चेक करेंगे वैल्यूज पुट करके। तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 + 1, सो वी हैव 5 4 एंड 3। तो आप देखिए इन दोनों का स्क्वायर करके इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हाइपोटेनियस बन रही है आपके पास, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है। इसका मतलब आंसर जो है वो आपका 2 होगा। तो फाइनल आंसर आपका 2 होगा। ये मेथड जो है थोड़ा डिस्क्रिप्टिव है, ये मेथड थोड़ा ट्रिकी है कि इसमें आपने ये वैल्यूज पुट करके चेक किया कि कौन सी वाली वैल्यू जो है वो पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई कर रही है, तो वो आंसर हो जाएगा। अब हमने ये नेगेटिव वैल्यूज पुट करी थी, तो नेगेटिव वैल्यूज़ में ये हो रहा था कि आंसर आपको नेगेटिव आ रहा था। अब ये साइड की लेंथ है, तो साइड की लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होगी, लिहाजा नेगेटिव आंसर्स पॉसिबल नहीं है दोनों। 1/2 जब हमने पुट किया तो 1/2 पुट करने में जो आपके पास ये वाली साइड है ये ऑलरेडी 0 हो जाएगी पूरी, तो साइड की लेंथ 0 भी नहीं होगी। अगर साइड की लेंथ 0 हो गई तो ट्रायंगल नहीं होगा। जब ट्रायंगल नहीं होगा तो लिहाजा ये आंसर भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें तो ट्रायंगल दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ओनली पॉसिबल आंसर जो होगा वो आपका लास्ट वाला होगा, जिसको हम 2 कह रहे हैं। थैंक यू। तो 7, फाइंड P if one root of the equation is 2, px² - 4x + 4 आपको इक्वेशन गिवन है। तो जो एक रूट आपको गिवन है वो 2 गिवन है और आपको इसकी आंसर बताना है क्या आंसर होंगे। तो इसको भी हम 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहला आंसर क्या है, 3 आंसर होता है, b जो है 2 है, c जो है आपके पास 5 है एंड d जो है आपके पास 1 है। तो इन चारों में से कोई एक आंसर होगा। तो आपके पास 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं और 2 मेथड सॉल्विंग के हैं इसको। तो पहला मेथड तो इसको करने का ये है कि आप इसमें 3 पुट करिए, तो इक्वेशन क्या बनेगी, 3x² - 4x + 4 = 0। ठीक है। अब आपके पास अब इसके बाद भी आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करें, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो आपका एक आंसर 2 आना चाहिए। अगर एक आंसर 2 आ गया तो वेल एंड गुड। इसकी आप मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे 2 आंसर नहीं आएगा। इसके बाद मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ। फिर जब 2 पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, 2x² - 4x + 4 = 0। इसकी भी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, एक आंसर 2 आना चाहिए, आ गया तो ये आंसर हो जाएगा, अदरवाइज ये आंसर नहीं होगा। लास्ट में क्या आएगा, 5x² - 4x एंड +4 = 0। इसकी भी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, अगर आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ओनली पॉसिबल आंसर हमारा क्या होगा, 1x² - 4x + 4। कैसे, देखिए ये पूरी जो वैल्यू है ये कन्वर्ट हो जाएगी फॉर्मूले के अंदर, दिस इज इक्वल टू x - 2 होल स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे इक्वल टू 0 करके तो आपका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसका मतलब जो आंसर है वो डी है, तो डी आंसर होगा इस सवाल का। ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया कि आपको मिडिल टर्म ब्रेक करने में प्रॉब्लम हो रही है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो आपके पास है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर के अंदर ऑप्शन है मोड का, तो आप मोड प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद इक्वेशंस में जाएंगे, आई थिंक 5 में होगा। 5 के बाद आप 3 में जाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे, आपके दोनों आंसर आ जाएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड आपके पास ये है कि आप इसमें सम ऑफ रूट फाइंड करिए, अल्फा प्लस बीटा is equal to minus b upon a, so we have b is equal to 4 upon p, और अल्फा बीटा क्या आएगा आपके पास, c अपॉन a, तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आएगी, 4 अपॉन p आएगी। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन p एंड अल्फा बीटा इज दिस, सो वी हैव 2 + अल्फा। फर्स्ट कर लेते हैं कि बीटा जो है आपके पास वो 2 है,
जो कि सवाल में गिवन है आपको। सो दिस इज इक्वल टू 2 अल्फा इक्वल टू 4 अपॉन पी। अब आपने क्या करना है, ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। आपको चाहिए पी की वैल्यू, तो आप ये अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, 2 + 2 अपॉन पी इक्वल टू 4 अपॉन पी। सो यू हैव 1 + 1 अपॉन पी इक्वल टू 2 अपॉन पी। पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया 2 से, तो लिहाजा अब ये 1 अपॉन पी प्लस में है, तो इक्वल टू की तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा। सो 1 अपॉन पी इज इक्वल टू 1। सो वी हैव पी इक्वल टू 1। तो पी इक्वल टू 1 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये एक अलग मेथड है। तो दोनों मेथड में से कोई सा भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं, बड़ा ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, इजी है। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x square minus px plus q equal to 0, then find the value of alpha square plus beta square। ये सवाल है आपके पास, ठीक है ना। तो आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मालूम करने के लिए आपको सम ऑफ रूट चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ रूट चाहिए। तो पहला आंसर क्या है आपके पास, पी स्क्वायर माइनस 2q। सेकेंड आंसर पी स्क्वायर प्लस 2q। थर्ड आंसर पी स्क्वायर माइनस 2pq एंड द लास्ट आंसर इज 2q। तो कोई एक आंसर है इसमें से, और ये सवाल भी बड़ा ही आसान सवाल है पिछले सवाल की तरह। तो क्या करेंगे आप, पहले सम ऑफ रूट फाइंड करेंगे। सम ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सो वी हैव पी, ओनली पी आ जाएगा, माइनस पी अपॉन 1 पी आ जाएगा, एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी अपॉन ए क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन पी। सो वी हैव क्यू अपॉन 1। ये सी अपॉन ए वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है हमने यहाँ पे। कोई कन्फ्यूजन आपको है तो ये आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके, पिछले लेक्चर में भी, माइनस बी अपॉन ए। तो अब आपको मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। सो वी हैव अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या, पी स्क्वायर, एंड दिस इज माइनस 2q। तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, पी स्क्वायर माइनस 2q आएगा। तो पहला आंसर है आपका पास। तो अब हम चलते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये हमारी किताब का जो है वो चैप्टर नंबर 2 है। कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास वो नंबर्स होते हैं जिसमें आपके पास रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों एक साथ आ रहे होते हैं। मतलब वो तमाम रियल नंबर्स जिनके साथ आयोटा मिल जाए, बेसिकली यूनियन ले लें, या इसको हम इस तरीके से अगर रिप्रेजेंट करें कि आर के साथ आपने यूनियन लिया है एक इमेजिनरी नंबर का आयोटा, फिर इसके कॉम्बिनेशन से जो नंबर्स बनेंगे वो सारे के सारे कहलाएंगे आपके कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं ये आपके पास a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होंगे। जो a होगा वो आपका रियल पार्ट है और जो b होगा वो इमेजिनरी पार्ट है। तो कोई भी नंबर जो कि बेसिकली a प्लस माइनस आयोटा b की फॉर्म में होगा उसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है बेसिकली आपके पास कैसे आए थे, तो अगर आप इस इक्वेशन पे ज़रा गौर करें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसके रियल रूट्स नहीं आएंगे। क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो वी हैव एक्स इज इक्वल टू √-1। तो √-1 जो होगा ये एक इमेजिनरी नंबर है, इसको हम बोलते हैं आयोटा।
तो आयोटा आपके पास क्या है, अंडर रूट -1 के इक्वल होता है, और आयोटा स्क्वायर जो होगा वो आपके पास बराबर होगा -1 के। तो हम थ्रू आउट द लेक्चर इसको इस्तेमाल करेंगे। ये डेफिनेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर की, कि इसमें आपके पास बेसिकली जो होंगे नंबर्स होंगे वो इस फॉर्म के होंगे, a प्लस माइनस आयोटा b की फॉर्म में होंगे, और आयोटा के साथ जो नंबर लिखा होगा वो रियल नंबर होगा, और ये a भी जो है वो रियल नंबर है, लेकिन क्योंकि जो b है वो आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये पूरा जो नंबर हो जाएगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। अब इसमें अगर खाली आयोटा वाली टर्म नहीं है तो इसको हम कहेंगे प्योरली रियल नंबर कहलाएगा, अगर इसमें आयोटा वाली टर्म नहीं है। और अगर इसमें आपके पास रियल पार्ट नहीं है, ए की वैल्यू 0 है, तो ये आपके पास कहलाएगा प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो प्योरली इमेजिनरी नंबर कहलाएगा अगर इसमें आपके पास ए की वैल्यू 0 होगी। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। हम क्योंकि यहाँ पे चैप्टर वाइज अभी डिस्कस नहीं कर रहे, हम चैप्टर नहीं कर रहे, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, हम MCQs कर रहे हैं। तो जब हम MCQs कर रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके इसको अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते। जब हम चैप्टर की वीडियोस वगैरह अपलोड करेंगे तो इंशाल्लाह ताला उसमें आपको मज़ीद तफसील से डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। हमारा पहला सवाल है √3 इज़, बेसिकली शुरू में जो है हम नंबर्स की टाइप्स को थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो सवाल ये है कि √3 क्या है आपके पास, कौन सा नंबर है। पहला जो ऑप्शन है आपके पास वो क्या है, रैशनल नंबर है, बी इरेशनल नंबर है, एंड सी इज़ इंटीजर है, एंड डी इज़ प्राइम नंबर है। तो इसमें से कोई एक ऑप्शन है आपके पास। अब आपको ज़रा जहन पे ज़रा आप जोर डालिए और रैशनल नंबर की डेफिनेशन को देखिए। रैशनल नंबर क्या होते हैं, वो तमाम नंबर होते हैं जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में होंगे। अगर इसको हम सेट बिल्डर की फॉर्म में लिखेंगे तो x सच दैट x बिलोंग्स टू q, q क्या है, रैशनल नंबर है, एंड x इज़ इक्वल टू p अपॉन q। x की जो वैल्यू होगी वो आपके पास p अपॉन q के इक्वल होगी, और q की वैल्यू 0 नहीं होगी, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये पहली डेफिनेशन रैशनल नंबर की। तो √3 को आप कभी भी रैशनल फॉर्म में लेके नहीं आ सकते, लिहाजा ये आंसर नहीं है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, वो तमाम नंबर्स होते हैं जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। अब इरेशनल की डेफिनेशन के अंदर दो बातें हैं। एक तो होता है कि जो आपका फ्रैक्शन है बेसिकली, जो आपने डिवाइड किया है नंबर्स को, वो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होनी चाहिए, एक तो टर्मिनेट भी ना हो, टर्मिनेट भी ना हो, और नॉन रिकरिंग भी होने चाहिए, यानी उसमें रिपीटिशन नहीं हो। जैसे आपने कैलकुलेटर में बाज़ जगहों को देखा होगा कि नंबर्स को जब डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल 11.5 को अगर आप 11 को डिवाइड करेंगे किससे, 3 से, तो जो आपका आंसर आएगा वो 3.6666 आएगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग है। लेकिन तो वो नंबर्स कहलाते हैं रैशनल नंबर, जिसमें आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है, वापस ही आ रहे हैं, रिपीटिशन हो रही है, कोई पैटर्न आ रहा है, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। वो तमाम नंबर्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, नॉन रिकरिंग होंगे, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो √3 आपके पास जो है बेसिकली इरेशनल नंबर है, क्योंकि आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसके अंदर जो है नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिकरिंग होंगे। जो डेसिमल प्लेसेस पे जो डिजिट्स आ रहे होंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिकरिंग होंगे। इंटीजर ये नहीं हो सकता, इंटीजर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इंटीजर्स जो होते हैं आपके पास वो सेट कैसा सेट होता है आपके पास, 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। और प्राइम नंबर कौन से सेट होते हैं, वो तमाम सेट होते हैं, वो तमाम नंबर्स होते हैं जो कि जिनका फैक्टर जो होता है 1 के अलावा नहीं होता, यानी जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, तो ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो आंसर बी है, इरेशनल नंबर। तो मैं इसको थोड़ा सा, चलें ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से है। मॉड ऑफ Z1 मल्टीप्लाई Z2 इज इक्वल टू क्या आएगा। तो अब आप ज़रा देखिए, जो मॉड ऑफ Z1 होता है बेसिकली वो क्या होता है, अगर आपको Z दिया हुआ है a प्लस आयोटा b, Z आपको दिया हुआ है a प्लस
आयोटा बी। तो मॉड ऑफ Z1 का जो फॉर्मूला बनेगा वो आपके पास क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके पास मॉड ऑफ Z1 का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये प्रूफ करना है कि इसका आंसर क्या आएगा। बेसिकली इसका आंसर तो पहले चेक कर लेते हैं, तो क्या आएंगे आंसर। ए ऑप्शन आपके पास मॉड ऑफ Z1, मॉड ऑफ Z2, मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2, एंड डी इज मॉड ऑफ Z1 डिवाइड बाय मॉड ऑफ Z2। तो इन चारों में से कोई एक आंसर है। अब इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आपके पास ए है। प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप Z1 मल्टीप्लाई Z2 करेंगे, यानी कि Z1 आपके पास ये आ गया और Z2 जो है फर्स्ट कर लेते हैं हमारे पास, वो C प्लस आयोटा डी है। तो Z1 मल्टीप्लाई Z2 जब करेंगे, जब इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो जो आपका आंसर आएगा वो ए सी माइनस बी डी आएगा। ये फॉर्मूले से कर रहा हूँ मैं, और ए डी प्लस बी सी आएगा, ए डी प्लस बी सी। ठीक है, तो जब आप इसका मॉड लेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो ये सेपरेट हो जाएगा मॉड ऑफ Z1 और मॉड ऑफ Z2 में। तो मल्टीप्लाई होगा ये बेसिकली मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 इसका आंसर है। डिवीजन की हम बात नहीं कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन तो नहीं होगी, बेसिकली इसका आंसर मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, इफ x इज लेस देन y एंड y इज लेस देन z, देन x should be greater than z, x should be less than z, and x should be equal to z, and d none of these। तो क्या आंसर होना चाहिए, इसके एग्जांपल आपको समझाते हैं एग्जांपल से। तो फर्स्ट कर लेते हैं कि 1 इज लेस देन 5, और कोई और नंबर है 5 इज लेस देन 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो x होगा आपके पास, जो पहली वाली पोजीशन पे लिखा हुआ है, वो 10 से हमेशा छोटा होगा, बड़ा नहीं हो सकता। तो ये आंसर नहीं हुआ, ये आंसर नहीं है आपके पास, और ये बराबर तो कभी भी नहीं होंगे, लिहाजा इसका आंसर, करेक्ट आंसर ये वाला है, x शुड बी लेस देन z। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये कहलाती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इफ a is related to b and b is related to c, then a should related to c। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास, वो मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 इज, यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये किसके इक्वल है, तो ये बताना है आपने। ए आपका ऑप्शन है मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, बी आंसर है आपके पास दिस वैल्यू ए इज ग्रेटर देन, ये वाली जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन है मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 से, और सी आंसर है लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, एंड डी इज मॉड ऑफ Z1 माइनस सॉरी मल्टीप्लाई बाय मॉड ऑफ Z2। अब इन चारों में से कोई एक आंसर है। तो अगर आपने किताब में स्टडी किया हो तो इसमें इस प्रॉपर्टी का नाम है ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी, ट्राइंगल इनइक्वालिटी। और ये प्रॉपर्टी क्या होती है आपके पास, ये प्रॉपर्टी आपके पास क्या है कि मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 जो होगा आपके पास, दिस शुड ऑलवेज लेस देन मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, ये हमेशा बड़ा होगा। और इसमें एक बात और भी है कि मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 जो होगा, ये जो है लेस देन इक्वल टू होगा मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 से। तो हमसे उसने सब्ट्रैक्शन के बारे में कुछ नहीं पूछा है, हमें क्या कहा है, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, दिस शुड बी आंसर सी। तो सी आपका आंसर हो जाएगा इसमें। तो ज़्यादा डिटेल में इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, फ़िलहाल हम MCQs कर रहे हैं। तो आपने करना ये है कि किताब में चैप्टर नंबर 2 में ये प्रॉपर्टी दी हुई है, इसकी पूरी डेरिवेशन भी दी हुई है,
मगर एमसीक्यूज़ में आपने इस पर इतना वो नहीं करना है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना है। चलते हैं हम अपने अगली एमसीक्यूज़ की तरफ। 13 माइनस आयोटा टू द पावर 52 इज़, तो आयोटा की पावर 52 की जो होगी उसका आंसर क्या आएगा, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ए ऑप्शन है आयोटा, बी -1, सी 1 एंड डी इज़ माइनस आयोटा। इन चारों में से कोई एक आंसर है। तो अब आप कैसे करेंगे, देखिए आयोटा टू द पावर 52, पावर क्या है, इवन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो आयोटा टू द पावर 52, दिस आयोटा इज आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 26, so this is equal to -1 and -1 to the power 26 should be equal to 1। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका आंसर क्या है, सी है 1। तो आपने क्या किया, 52 को ब्रेक कर लिया, पहले इवन पावर थी, आंसर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये माइनस साइन ख़त्म हो जाएगी। और 52 को ब्रेक कर लिया 2 × 26 में, और 26 जो है आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, शुरू में बताया था आपको मैंने। तो -1 टू द पावर 26 शुड बी इक्वल टू 1। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो। नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 14 है, फॉर ऑल x, y एंड z बिलोंग्स टू रियल नंबर इफ x, y, if x y multiply x multiply y multiply z is equal to x multiply y multiply z, then this property is called, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं आपने बताना है। तो अब आप देखिए इसमें ज़रा ये देखिए कि ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है और ब्रैकेट शिफ्ट हो रहे हैं। तो पहले जो आंसर है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, क्या ये आंसर है, अंडर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, distributive property under multiplication, and the last one is commutative property under addition। तो अब ज़रा आप देखिए अंडर एडिशन तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, तो ये आंसर तो पॉसिबल नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में होता है कि एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन होती है, तो ये आंसर भी पॉसिबल नहीं है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 एलिमेंट होते हैं, 3 एलिमेंट नहीं होते। तो आपके पास जो प्रॉपर्टी है बेसिकली वो क्या है, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई बाय c, एंड दिस इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c। तो ये आपके पास कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो सी, इसका जो आंसर है वो बी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाएगा। तो चलते हैं हम अपनी अगली एमसीक्यूज की तरफ। द एडिटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y, क्या आंसर होगा इसका, x माइनस आयोटा y, x प्लस आयोटा y माइनस x माइनस आयोटा y एंड डी x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कॉमा माइनस y डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब जैसा कि आपको मालूम है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये x प्लस आयोटा y है, इसको हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में अगर लिखेंगे तो क्या बनेगा, x कॉमा वाई। तो x कॉमा वाई आपके पास x प्लस आयोटा y के इक्वल है। अब एडिटिव इन्वर्स का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि आपके पास एक नंबर है a, और a में आप ऐसा नंबर ऐड करेंगे कि आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो वो क्या होगा, -a। जब a में -a को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि a और -a जो है वो आपस में एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। एडिटिव इन्वर्स का मतलब क्या हुआ, दोनों को ऐड करने के बाद आंसर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आनी चाहिए। और आइडेंटिटी यहाँ पर क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर वो 0 + 0 आयोटा है, सो 0 है। तो अब आपने क्या करना है, ऐसा नंबर सोचना है x प्लस आयोटा y का जिसमें ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो जो आंसर आएगा आपके पास वो क्या आएगा, -x माइनस आयोटा y आएगा, क्योंकि अगर x प्लस आयोटा y है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -x प्लस आयोटा y।
तो आंसर क्या आएगा, माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई, ये आपका आंसर हो गया। और इसको दूसरे लफ्ज़ों में अगर देखें तो क्या बन जाएगा, ये माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई। तो हमारे पास जो आंसर दिया हुआ है वो माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई दिया हुआ था, उसको हम टिक कर दिया। और इसको हम एक्सप्लेन करने के लिए कि अगर आंसर्स में इस तरह लिखा हो तो तब भी आंसर यही होगा, माइनस एक्स माइनस वाई। तो दोनों आंसर सेम है। लास्ट वाला जो दिया हुआ है आपको, ये बेसिकली मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स दिया हुआ है। ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, ये हमारा आंसर नहीं है सवाल में, लेकिन ये अगर आपसे ये कहा जाए कि द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आयोटा वाई इज, तो उसका आंसर क्या होगा, ये आंसर होगा। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर 5 आयोटा इज, क्या होना चाहिए, -5, 5 आयोटा, -5 आयोटा या 5। तो क्या आंसर होना चाहिए, तो बहुत ही आसान सा है। अगर आपको एक z कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है और z क्या है, a प्लस आयोटा b, तो कॉन्जुगेट क्या होता है उसको हम डिफाइन करते हैं z बार से। तो z बार इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b। तो z बार क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा b हो जाएगा। तो z बार की वैल्यू a माइनस आयोटा b होगी, यानी कि हम क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर देंगे। इमेजिनरी पार्ट की साइन अगर प्लस में होगी तो माइनस में हो जाएगी, माइनस में होगी तो प्लस में हो जाएगी। तो 5 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा हमारे पास, -5 आयोटा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सी, -5 आयोटा। चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। 17, द प्रॉपर्टी यूज्ड इन दिस इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3 इज कॉल्ड, क्या प्रॉपर्टी है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर लॉ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी with respect to multiplication, and the last one is identity। तो क्या आंसर होना चाहिए इसका, इसका आंसर है सी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आपको ये पता है कि ए स्टेरिक बी और बी स्टेरिक ए हमेशा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। अब मैंने यहाँ पर ये स्टेरिक इसलिए बनाया है कि स्टेरिक की जगह पे अगर प्लस होगा तो एडिशन हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन होगा तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए स्टेरिक बी इक्वल टू बी स्टेरिक है। तो हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 7 एंड 7 मल्टीप्लाई 3 इक्वल आएगा, 21 आंसर आएगा। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। तो इसका आंसर लास्ट वाला होगा। नेक्स्ट 18, द एडिटिव इनवर्स ऑफ -x माइनस वाई इज। अब ये वो लास्ट क्वेश्चन जो आया था उसी क्वेश्चन को हमने चेंज करके दोबारा से दिया यहाँ पे। क्या आंसर होना चाहिए, -x माइनस वाई, x कॉमा वाई और -x कॉमा 0 और डी x कॉमा माइनस वाई। तो बहुत ही आसान सी बात है। आपको हमने बताया कि x प्लस आयोटा वाई का एडिटिव इनवर्स क्या था, -x माइनस वाई। तो -x माइनस वाई का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, x कॉमा वाई हो जाएगा। क्यों, वजह क्या है कि x कॉमा वाई में अगर आप ऐड करेंगे -x कॉमा माइनस वाई तो आंसर क्या आएगा, 0,0 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, x कॉमा वाई। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द इक्वेशन 8 plus 0 equal to 8 is called 8 plus 0 equal to 8। क्या आंसर आएगा इसका, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी, एंड द डी इज एडिटिव इनवर्स। क्या आंसर होना चाहिए इसका,
तो अभी हमने कुछ MCQs पहले हमने डिस्कस किया था कि आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या होती है, a प्लस ज़ीरो इक्वल टू a आ रहा है। तो ऐसा नंबर जिसमें आप किसी भी नंबर को ऐड कर रहे हैं तो वापस वही नंबर आ रहा है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो बेसिकली ये जो एलिमेंट है ज़ीरो जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। ज़ीरो क्या कहलाता है आपके पास, एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। इसमें कोई भी नंबर ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, वापस वही नंबर आ जाएगा। तो 8 प्लस ज़ीरो इक्वल टू 8 इज़ योर एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी को इस्तेमाल किया है हमने इस इक्वेशन के अंदर। ज़ीरो जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो चलते हैं अपनी अगली MCQs की तरफ। 20 for all a comma b comma c belongs to real number if a plus b plus c is equal to a plus b plus c, then the property is called commutative property. Under addition, associative property with respect to addition, and the third option is distributive property under addition, and the fourth option is none of these. तो देखिए इसमें भी ब्रैकेट शिफ्ट हो रहे हैं, हमारा जो ऑपरेशन है वो एडिशन है, तो इसका आंसर क्या आएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो बहुत ही आसान सी MCQs थी ये। अभी चलते हैं हम आगे अपना क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट a अंडर एडिशन इज, a का इन्वर्स क्या होगा अंडर एडिशन। तो बेसिकली जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, सिर्फ रियल नंबर है। तो इसका आंसर क्या दिया ऑप्शन, 1/a, b माइनस a, c 1 एंड d इज 0। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा a, 1/a। सॉरी, द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट अंडर एडिशन, अंडर एडिशन बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर 1/a नहीं है, इसका आंसर -a होना चाहिए। जैसा कि आपको भी बताया था पीछे क्वेश्चंस में कि आपके पास इसके अंदर ऐसा एलिमेंट ऐड करेंगे कि आंसर क्या आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। तो हम a में ऐसा एलिमेंट ऐड करते हैं, वो भी हमने बताया था आपको कि क्या था, -a। अभी जो a है ये किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है ये। तो a माइनस a शुड बी इक्वल टू 0। तो आंसर क्या है हमारा, b है। तो चलते हैं अपनी अगले MCQs की तरफ। 22 द एडिटिव आइडेंटिटी इज 0, -1, 1 और नन ऑफ दीज। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, ये हमने आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन के अंदर। ये जो एलिमेंट आता है इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी, क्योंकि ये रिस्पेक्ट टू एडिशन है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 इसका रिक्वायर्ड आंसर है। इसमें कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मुश्किल नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। तो हम चलते हैं अपनी अगली MCQs की तरफ। 23 द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स is always a real number, complex number, irrational number, and D natural number। तो जब भी कभी आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आंसर क्या आना चाहिए। अब देखिए आपके पास एक z है, z को हम बोलते हैं a प्लस आयोटा बी। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। a प्लस आयोटा बी, और z बार क्या आ जाएगा, z बार आपके पास आ जाएगा a माइनस आयोटा बी। तो z को मल्टीप्लाई कर रहे हैं z बार से, तो आंसर क्या आएगा, a प्लस आयोटा बी
and a minus iota b. So this is a square minus b square. This is a square, iota square is minus 1, so we have minus minus plus a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो पूरा का पूरा क्या है, रियल नंबर है. ये आपके पास क्या कहलाता है, रियल नंबर. तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, रियल नंबर आएगा. तो जब भी कभी किसी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हमेशा रियल नंबर आएगा. अगली एमसीक्यूज हमारी, द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट numbers is always a real number, irrational number, complex number and D natural number. तो ये सवाल भी वैसे ही है, बस इसमें क्या कर रहे हैं कि हम सम कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं. तो z प्लस जेड बार, z प्लस जेड बार करेंगे तो क्या आंसर आएगा, a प्लस आयोटा b. ये लास्ट क्वेश्चन से ही ले रहे हैं हम वैल्यूज, a प्लस आयोटा b एंड a माइनस आयोटा b. So this value is cancelled out by this value, so we have a plus a is equal to 2a. So we have real number. 2a जो है वो पूरा पूरा रियल नंबर होगा. तो आंसर आपका हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा. ओ सॉरी, पॉजिटिव नहीं, रियल नंबर आएगा, मतलब कि विदाउट आयोटा आएगा. तो इसका आंसर रियल नंबर है. तो इस तरीके से ये एमसीक्यूज सॉल्व होंगी. एमसीक्यूज नंबर 25, 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाई 2 माइनस आयोटा. इसको आपने सिंप्लीफाई करना है. तो अब इसको आपने क्या करना है, बड़े क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी. 1, 5, 3/4 एंड लास्ट ऑप्शन इज 5/3. क्या आंसर आना चाहिए. तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीकाकार ये है कि मॉड को जो सॉल्व करते हैं वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो रियल पार्ट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर. सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू under root 1 plus 4. So this is under root 5 and this is 2 square plus minus 1 square. So this is also under root 5. तो अंडर रूट 5 डिवाइड बाई अंडर रूट 5, आंसर क्या आएगा, कैंसिल आउट हो गया. तो आंसर क्या आ गया आपके पास, आपका आंसर 1 आ गया. तो 1 आपका आंसर है. इसमें आप प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हैं कि देखिए 1 प्लस 2 आयोटा का कॉन्जुगेट नहीं, तो ये दोनों डिफरेंट है. 1 प्लस 2 आयोटा और 2 माइनस आयोटा का जो मॉड्यूलस है, बेसिकली जो लेंथ आएगी वेक्टर की वो इक्वल आ रही है, तो उसके जो आपके पास रेशो आएगा वो भी 1 आएगा. हमने यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई करी है. प्रॉपर्टी क्या है, मॉड ऑफ z1 डिवाइड बाय मॉड ऑफ z2. दोनों के अलग अलग वैल्यूज निकाल के इसको डिवाइड कर दिया तो आंसर 1 आ गया. नेक्स्ट 26, इफ a कॉमा b z इक्वल टू a कॉमा b देन z इनवर्स इज. तो ये आपके पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है. तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए ऑप्शंस क्या क्या है आपके पास, एक a कॉमा माइनस b, माइनस a कॉमा b एंड a डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कॉमा माइनस b डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, and the last one is minus a divided by a square plus b square and b divided by a square plus b square. तो जैसा कि आपको बताया था कि अब इसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात हो रही है. मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होगा, दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आना चाहिए वो आंसर आना चाहिए 1. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आना चाहिए 1,0. ठीक है. तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर ये सी है और ये फॉर्मूला इसका, a कॉमा बी
का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो आएगा वो a डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, कॉमा माइनस बी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। 27, if z1 is equal to a comma b and z2 is equal to c comma d, then z1 मल्टीप्लाई बाई z2 is, दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो क्या आंसर आएगा, ए सी माइनस बी डी, कॉमा ए डी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी डी, सी डी माइनस बी सी, एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज ए डी प्लस बी सी, ए सी माइनस बी डी, लास्ट ऑप्शन इज ए डी माइनस बी डी, ए सी प्लस बी डी। तो इन चारों में से कोई एक आंसर है। अब आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, तो z1 मल्टीप्लाई बाय z2। अब इसको करने के तरीकाकार क्या होगा, a कॉमा बी, थोड़ा सा मैं आपको करके दिखाया, तो ये बेसिकली फॉर्मूला है ये भी, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू c कॉमा डी। और इसको फर्दर मैं एक्सपेंड करूँगा, a कॉमा बी जो होगा वो आपके पास आएगा a प्लस आयोटा बी में, और c कॉमा डी जो है वो आपके पास आएगा c प्लस आयोटा डी में। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ए सी प्लस आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी एंड आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर बी डी। सो रियल पार्ट को अलग कर लेते हैं, ए सी विदाउट आयोटा जो आएगा आपके पास वही आएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा, सो दिस इज ए सी माइनस बी डी। और इनमें से हमने क्या किया, आयोटा कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा ए डी प्लस बी सी। तो जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, ए आएगा, ए सी माइनस बी डी, ए डी प्लस बी सी। तो ये इस तरीके से हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था चैप्टर में। तो नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू, इसकी आपने फैक्टराइजेशन करनी है, और ये बीच में है प्लस, और आपके पास जो फॉर्मूला है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है। तो पहला आंसर क्या है, 2x प्लस 3 आयोटा वाई, 2x माइनस 3 आयोटा वाई, रूट 2x प्लस रूट 3 आयोटा वाई, रूट 2x minus 3 root 3 iota y, and next is 2x minus 3y, 2x plus 3y, and the last option is under root 2x plus under root 3y, under root 2x minus under root 3y iota। तो अब इसमें देखिए दो तरीके करने के, एक तरीका तो ये है कि आप क्वेश्चन को फॉलो करें, बिल्कुल क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीकाकार ये होगा कि आप यहाँ पे आपके पास ये 2x करेंगे इसको, और क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पे हम रूट अप्लाई करके होल स्क्वायर ले लेंगे, ये स्क्वायर आ गया प्लस ये रूट 3 y। अब हमारे पास प्लस का कोई फॉर्मूला नहीं है, लिहाजा हम क्या करेंगे, रूट 2x और यहाँ माइनस लगा के ये ब्रैकेट के अंदर आयोटा रूट 3y कर देंगे। तो अब ये फॉर्मूला बन गया पूरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो है -1 होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये प्लस को हमने ब्रेक कर दिया माइनस इंटू आयोटा स्क्वायर में, तो लिहाजा ये हम कर सकते हैं। तो जो आपका फाइनल आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, रूट 2x प्लस रूट 3 आयोटा वाई, रूट 2x माइनस रूट 3 आयोटा वाई। वैसे भी आसान तरीका से करने का एक और भी हो सकता है, वो तरीकाकार क्या है कि आप इन आंसर्स को मल्टीप्लाई करके देख लें कि ये आंसर कब बन रहा है। तो जिस वाले आंसर से भी ये आंसर बन जाएगा वो आपका आंसर होगा। तो पहला आंसर नहीं है क्योंकि ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, इसमें आयोटा है ही नहीं सवाल के अंदर, और ये आपके पास 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर आएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो सी और डी जो है पॉसिबल, बी और डी जो है पॉसिबल थे, लेकिन डी में जो है यहाँ पे आयोटा नहीं था इस पोजीशन पे, लिहाजा ये आंसर भी पॉसिबल नहीं था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, वो यही होगा। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम चैप्टर 2 को मज़ीद डिस्कस करेंगे और इसके साथ कोई नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो
उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होंगी तमाम बातें, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स डाल सकते हैं, और कोई भी आपकी रिक्वेस्ट है तो उस पर भी आप मुझे बता सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसको फॉलो कर लेंगे। थैंक यू।